नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप और ये है हमारा लखनऊ का स्टूडियो। और आज हमारे मेहमान हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। स्वागत है आपका लल्लन टॉप पर। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपके इस चैनल को, जो इस 70 साल से जो आवाज़ दबी थी, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं थी, कपड़े नहीं थे, घर नहीं है, उनकी आवाज़ को सरकार और जनता और पूरी दुनिया में दे रहे हैं, जिससे उनकी समस्याओं का हल। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ आपके चैनल को। धन्यवाद। निषाद पार्टी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, मतलब अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की नज़र में खास तौर पर तब आई चढ़ी जब 2018 का उपचुनाव हुआ गोरखपुर और फूलपुर में। गोरखपुर से आपके बेटे प्रवीण निषाद चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी, जिसको मतलब गोरखपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और वहाँ से आपके बेटे सपा की टिकट पर लड़ते हैं, सपा के चिन्ह पर लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। और जहाँ से इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लंबे समय तक हम सांसद रहे, उनकी जगह उपेंद्र शुक्ला लड़े और उनको 22,000 वोटों से करीब हरा देते हैं। क्या कहानी थी इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सपा और बसपा का आपको समर्थन मिला, वो कैसे मिला, क्या बातचीत हुई थी, क्या प्रोसेस था? उससे पहले भी एक घटना हुई जब हमारे देश में हमारे समाज के जो महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुबर दल, मनमोहन लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, ये ढेर सारे नेता हमारे आंखों के सामने मारे गए। फूलन देवी, जमुना निषाद जैसे लोग जो भी आवाज़ उठाता था वो ख़त्म हो गए। तो एक बहुत बड़ा हृदय विदारक घटना होती थी। उसमें भी लगा कि निषादों के साथ बहुत अन्याय हो रहा। फिर हमें क्लिनिक छोड़कर इधर आना पड़ा और हमें समाज को इकट्ठा करना पड़ा। मैं एक रेल आंदोलन किया था, मैं 7 जून 2015 को। उसमें एक मेरा भाई मारा गया और उल्टे 302 मुलजिम हमें बनाया गया 7 जून 2015 को। मेरे जन्मदिन पर वो आंदोलन था हमारे लोगों का कि हमें इस देश में जो हम आज़ाद कराने वाले परिवार है, हमें संविधान में मिला हक चाहिए। लेकिन वो गोलियों से उसका हुआ और वो मेरा भाई मेरे सामने तड़प तड़प के मरा। उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया, झूठे 6 घंटे गोलियां चली, जैसे लगता देश के अपराधी हम लोग थे। फिर हमारे खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी की। 7 महीने हम जंगलों में बिताए। देश आज़ाद हुआ 1947 में। 1949-50 अंथा मैंने गैर कमेटी बनी। उसने रिपोर्ट दिया कि मछुआरों की दशा बिहार, उत्तर प्रदेश में SC/ST से भी खराब है। इन्हें 74 टाइप की व्यवस्था दी जाए जिससे इनके बच्चे पढ़े लिख लें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो जो हमें लाइब्रेरी में पढ़ने को मिला सब ऐसा 6 घंटे 16 मिनट हमने एक डिबेट कराया था। मीरा कुमारी थी, हरिवार राठौर राज्यसभा थे। लेकिन उस डिबेट में जो देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियों की व्यवस्था थी, उस कांग्रेस ने उसे कूड़े में डाल दिया। तो बड़ा दर्द हुआ हमें कि सामाजिक ऊर्जा से कुछ होने वाला नहीं है। इस सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदला जाए, तब शायद जितने भी संविधान में लिखे हुए जो भी कमीशन हो लागू होगा। फिर मेरे मन में विचार आया, फिर हमने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उस 2018 की कहानी क्या है, उस लोकसभा चुनाव? वहीं आ रहा हूँ। तो पहला चुनाव लड़ा मैं 2014 में, बिना सिंबल के लड़ गया मैं 5 सीटों पर। अच्छे खासे वोट आए। गोरखपुर में नहीं, महाराजगंज लड़े और संत कबीर लड़े, माननीय धनंजय सिंह भी हमारे सिंबल से लड़े थे, जौनपुर में लड़े, देवरिया में लड़े, अच्छा खासा वोट आया। 2017 में हमने 2015 में चुनाव हुआ ये त्रिस्तरीय। उसमें समाजवादी पार्टी हर जगह हार गई, क्योंकि उस आंदोलन की देन थी कि हमारा समाज, उन्हें उनका बटन छूना बंद कर दिया। कोई समाजवादी पार्टी का झंडा लेके मेरे गांव में नहीं जाने की सकती थी 2015 के अनुसार। 2017 में हम चुनाव लड़े पीस पार्टी के साथ। अच्छा खासा वोट आया, 7.25 लाख वोट आया। 40,000, 50,000, 52,000, मैं खुद ही 40,000 पाया। तो ऐसे में 4,000, 3,000, 2,000 वोटों से कई सीटें सपा बसपा हार गए। उनके लोग हमारे पास संपर्क किए। जब लोग हारे तो उनके नेता ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब को बिना लिए कुछ हो नहीं सकता। तो बहुत लंबे समय तक, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन 2017 से पहले कहा था कि हम निषाद पार्टी पीस पार्टी लड़ेगी, टीवी चैनल में चला दिया और फिर उन्होंने सीटें मांगी, नहीं दिया, नहीं धोखा दे दिया। तो हम जा रहे हैं। किसने धोखा दिया था? भाई समाजवादी पार्टी ने कहा हम सीटें देंगे, टीवी चैनल पर चला दिया, बुलाया, सीट मांगा, फिर उसके बाद बैठक ही नहीं कराई, फिर इलेक्शन हो गया, फिर हम लोग अलग लड़ गए, चुनाव हार गए। तो धोखा हुआ ना। तो मैं जा नहीं रहा था। जब वो हारने के बाद बुला रहे थे, बैठो आज चाय पियो, अखिलेश यादव बुला रहे थे? हाँ, निश्चित रूप से बुलाया उन्होंने, अपनी टीम लगाया उन्होंने। क्या बात? तो माननीय क्या नाम है, हमारे डॉक्टर अयूब थे। डॉक्टर अयूब हमारे पार्टनर थे, तो उनके पास लोग संपर्क साधे। उन्होंने कहा, हमने कहा ऐसे आदमी साथ कुछ नहीं करना, हमें ऐसे चलने तो ठीक। तो उन्होंने कहा नहीं, एक शक्ति निर्माण होगा, अब आगे कुछ नहीं होगा। तय हुआ, रणनीति तय हुई अखिलेश जी के यहाँ के 2018 चुनाव में लड़ना है उपचुनाव।
और हम लोग मिल के लड़ेंगे। पर आप सपा के सिंबल पे क्यों लड़े? ये था कि कैंडिडेट निषाद पार्टी का होगा और सिंबल सपा का होगा। भाई हर चीज़ हमारा होगा तो वोट काहे सपा और बसपा देंगे, कांग्रेस क्यों देंगे? पहले सपा साथ आई, फिर बसपा साथ आ गई, इसकी क्या कहानी थी? क्या बसपा की तरफ से किसने कांटेक्ट किया? तय हुआ कि सपा और निषाद पार्टी और पीस पार्टी, ये तीन मिलकर लड़ेगी चुनाव, और सिंबल कैंडिडेट निषाद पार्टी का होगा। वो हमको लड़ाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब कोई ऐसा आएगा देखा जाएगा, अगर ऐसे जनरल कोई आता तो हम बेटे को लड़ा देंगे। बड़ा गोपनीय था वो, और फिर मीटिंग होती रही। मैंने कहा मेरे रणनीति से चुनाव होगा तब, क्योंकि वहाँ एक सिंबल लगा हुआ कि गोरखपुर में सीट जो भी प्रत्याशी उतारे जाते हैं वो माननीय वहाँ भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए समाजवादी खुलकर बोलिए ना। सभा, तो हमने कहा ये लेवल हटाना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा क्या करते हैं? हमने कहा पहले से होगा कि निषाद पार्टी का कैंडिडेट होगा, ये हम अपने कार्यकर्ताओं को बता देंगे। सिंबल किसी का हो, चाहे पीस पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का, तो सिंबल से वोट आएगा। चूँकि यादव मुसलमान या समाजवादी पार्टी पहले सरकार रही है, तो उनके वोट और निषाद पार्टी का वोट इकट्ठा हो जाएगा, तो हम लोग जीत सुनिश्चित कर लेंगे। तो गणित यही बता रही थी। अभी मान लीजिए हम सिंबल भी मेरा होगा, कैंडिडेट मेरा होगा, तो समाजवादी पार्टी और पीस पार्टी क्यों वोट देंगे? तो एक वो सिंबल जो साइकिल का था, वो सिंबल साइकिल का था, लेकिन जब भी कोई कई पार्टी मिल के लड़ती है तो वो गठबंधन लड़ता है और गठबंधन जीतता है। ये गलत प्रचार किया गया कि साइकिल जीत गई, साइकिल जीत गई। साइकिल तो हमेशा लड़ती रही, साइकिल कहाँ जीतती रही? तो वो सिंबल इंजीनियर निषाद एक गठबंधन के नेता हुए, और प्रचार भले कह दें कि सपा के सांसद हैं, सपा के सांसद हैं। तो एक ऐतिहासिक जीत हुई, उसमें हम लोगों ने आए। और हमारा दिन तक, चूँकि मैं पहले से बाम सेप में था, तो हमारा वर्क था वहाँ। पहले से हम बहुत क्या नाम है, रैलियाँ निकालते थे, हम वेलफेयर का काम करते थे। अम्बेडकरवादी हमने पास बुकें, हमने किताबें लिखी, उनके लिए तमाम वेलफेयर के वर्क करते थे। तो पहले से संपर्क में थे बाम सेफ होने की वजह से। तो आया, संपर्क आया, मैसेज गया कि भाई बहन जी को साथ लिया जाए तो और बेटर रिजल्ट आएगा। लास्ट में जब गए, उनको भेजा गया। बहन जी के साथ कैसे मिला? आप गए, अखिलेश यादव ने बात की? अखिलेश जी को, मैं तो अपने चुनाव में व्यस्त था। हमने एकदम अपने इसको सेटल कर रखा था कि इतना दिन हमें क्या क्या करना है अपने लोगों को। तो एक रणनीति बनी, एक साझा कार्यक्रम बना। वो साझा कार्यक्रम की देन थी वो जीते का सभा, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा कि मतलब पूरे साल भर हम उनके साथ रहे, और एक गठबंधन लोगों ने कर लिया। मैं बुलाया गया, बहन जी आई, जीत हमने दिया था, लेकिन उस सपा और बसपा के गठबंधन से हम लोगों को दूर रखा गया। ये एक बड़ा सवाल है कि 2018 में आप जीते, इतनी ऐतिहासिक जीत हुई, योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ पर उनकी पार्टी, उनके प्रत्याशी को हराया, तो 2019 में कहाँ बात बिगड़ी? ये लोग जानना चाहेंगे कि आप सपा बसपा गठबंधन जो हुआ, जिसकी शुरुआत एक तरीके से आपके नेतृत्व में ही मान ली जाए हुई थी, 2018 में आपका प्रत्याशी जीता था, और उसके बाद 2019 में बात कहाँ बिगड़ गई कि आपको बीजेपी के साथ आना पड़ा? तो पहले तो मेरा सवाल है कि बात बिगड़ी कहाँ सपा बसपा से? देखो, राजनीति में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक समाज की समस्याओं के समाधान का विषय है, लेकिन राजनीति में जब राजनीति होने लगती है तो उसका नुकसान उस एम एंड ऑब्जेक्ट वाली पार्टियों को होता है। तो सपा बसपा एक हुई। 2017 मेरे चुनाव लड़ने से इन लोगों के जो ग्राफ थे बहुत नीचे आ गए। बहुत नीचे आने के बाद इन लोगों को भी हमारी ज़रूरत थी, और हमें भी अपने समाज के इस मुद्दे को और इस राजनीति में शुचिता लाने की एक अवसर था। मैं उनके साथ आया। पूरे 11 महीने हम लोग वेट किया, गठबंधन चलता रहा। लास्ट में एक मैसेज गया कि भाई डॉक्टर संजय को भी अपने सिंबल पर लड़ा देंगे और पार्टी विलय कर लेंगे। तो मैसेज आने लगा, हमारे कार्यकर्ता हमसे नारा पूछने लगे। तो एक बैठक हुई लास्ट में हम, और कई चरणों के चुनाव जो है शुरू हो गए पश्चिम के, और लास्ट चरण रह गया था। तो मैंने कहा भाई ये मैसेज गलत जा रहा है, और घोषणा नहीं कर रहे हो आप, सबका अपने घर का घोषणा कर रहे हो, सबका घोषणा कर दिया, और जल्दी हमारे लोग कह रहे हैं कि ये मैसेज चला गया। तो रात में बैठक हुई लास्ट में, क्या चाहते हैं? हमने कहा तुरंत आप घोषणा करिए, प्रेस करिए कि डॉक्टर साहब अपने सिंबल से लड़ेंगे। और इंजीनियर प्रमुख आपने अखिलेश यादव से निश्चित रूप से बैठक हुई, और तय हो गया कि सुबह हम बोलेंगे। 7 पॉइंट था उसमें, कि पहला पॉइंट था कि हम एक बोलेंगे कि डॉक्टर साहब अपने सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। पूछा उनसे भाई क्या किस सिंबल से आप जीत सकते हो? मैंने कहा हमारे पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, दूसरे सिंबल से नहीं लड़ सकता।
और सर्वे कराएंगे और देखेंगे कि अगर हमारा समाज ये कहता नहीं अपने सिंबल से हम हार रहे हैं तो विचार किया जाएगा। लेकिन हमारा अपने सिंबल से लड़ेगा और अपने सिंबल से राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे सिंबल से लड़ जाए, पार्टी कहाँ चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये घोषणा करेंगे, एक सीट लड़ेंगे और इंजीनियर पंसाल लड़ेंगे। और बाकी 2019 के चुनाव में जो भी सहभागिता होगी हम कोऑर्डिनेट करेंगे। मैंने यही कहा कि भाई हम अलग हैं, आप अलग हो, बसपा अलग है, जब तक आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाओगे तो वोट कैसे आएगा 2000 में। इसका मतलब अगर आप हमें चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए ना, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में। हम जहाँ जीत रहे हैं वहाँ बनाइए, जहाँ आप लड़ रहे हैं हमें वोट चाहिए तो हमारा लीजिए। तो ये मैसेज कि हमारे कार्यकर्ता आप चले जाएँ, तो वो किया नहीं। घोषणा में सब एक तो हमने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया, तो बहन जी जान ही रहे हैं कि वो हमारे आरक्षण के विरोधी हैं। और फिर उन्होंने, प्रेस वाले ने पूछा भी इनसे कि भाई किस सिंबल से डॉक्टर साहब को लड़ाओगे आप, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो फिर कार्यकर्ता हमारे नाराज़ हो गए, शाम को गए। तो फिर उन्होंने, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निर्णय लिया कि नहीं भाई इस तरीके से धोखा नहीं खाना है और आप इनके साथ नहीं रहना। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी अलग होने का निर्णय लिया। सवाल ये है कि इसके बाद फिर क्या हुआ? क्या अमित शाह का फ़ोन आया आपके पास कि हमारे साथ आ जाओ? नहीं, वो तो 1 साल से हमारे संपर्क में आ रहे थे। मतलब उनके लोग हमें भाजपा के साथ ले जाने के लिए तमाम हमारे निषाद समाज के लोग उनके पार्टी। फ़ोन किसका आया? मतलब बात शुरू किससे हुई? अमित शाह से हुई कि यहाँ योगी आदित्यनाथ से हुई? नहीं, हमारे लोग जो भाजपा में हैं, वो जब हम गोरखपुर जीत गए उसके बाद वो पूरे साथ हमारे संपर्क में थे कि नहीं भाजपा में चलो, भाजपा में चलो। नहीं, हमने कहा नहीं, जिसके साथ हम हैं और जिसके साथ रहकर हम राजनीति करें उसके साथ रहेंगे। और पिछड़े और दलित हैं और हम लोग भी लिस्ट में इसी तरीके रखा, हमने 12-13 किताबें लिखा, नहीं जाएंगे। लेकिन लास्ट में जब इन्होंने धोखा दिया तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा भाई अब भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ो। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे, जो हमारे समाज के जो मछुआ प्रकोष्ठ के सह संयोजक थे और लोग थे, उनसे संपर्क किया भैया रात में कि अब हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी सपा के साथ नहीं रहेगी, अब भाजपा के साथ है। तो उन्होंने कहा भैया यार भाजपा तो अब आपने ठुकरा दिया था। तो फिर बात हुई, तो सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कोऑर्डिनेट किया। माने हमारे पीयूष रंजन हैं वहाँ इलाहाबाद के, जो वहाँ पहले भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं, हमारा महेंद्र निषाद हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और सिद्धार्थ नाथ सिंह कोऑर्डिनेट किया सबसे। फिर बात हुई, शाम तक बात हो गई। उन्होंने कहा भाई आपको लड़ने के लिए सीट मिलेगी देख। और लास्ट में आए हो, 8 सीटें बची हैं, उसी में 8 को लड़ना। 8 में से कोई लड़ लो आप, जिसमें आप लड़ सकते हो। उनके तरफ से ऑफर था कि 8 में से जहाँ जीत सकते हो वहाँ लड़ लो, तो 8 वोट दे दिया था। लेकिन लास्ट में गए तो जो हमारा बूथ गठन था जिसमें 5 विधानसभा में, वो महाराजगंज था, क्योंकि महाराजगंज गोरखपुर हमें छोड़ना था और इंजीनियर प्रसाद को शामिल कराना था। जो सही बात है बता रहा हूँ। तो ये बात हो गई। तो बाद में लगा कि जो 8 सीट है उसमें से वैसा बसपा ने टिकट दे रखा था सब कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। हमको पता चला हम हार जाते हैं। तो हारने के लिए लोगों ने, हमारे जो राजनीतिक सलाहकार थे, उन्होंने राय दिया कि भाई हारने से बेहतर है कि आप इंजीनियर प्रसाद को लड़ा दो और उनके लड़के आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के अपने सामाजिक मुद्दे को हल कर लो। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है और साथ रहोगे तो जिसके लिए आपका समाज आपके साथ है वो समस्या भारतीय जनता पार्टी हल कर सकती है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। फिर सभी बड़े नेतृत्व से फिर शाम को योगी महाराज जी से मुलाकात हुई, फिर अमित नड्डा साहब से मुलाकात हुई और सब उन्होंने बैठ के धीरे से सर्वे रिपोर्ट करके 10-12 दिन लगा, उसमें उन्होंने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमने थोड़ा तात्कालिक विषयों पर आ जाते हैं। पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी की ये मजबूरी बन गई है कि संजय निषाद को मंत्री बनाना जाना है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मतलब अगर मंत्रिमंडल विस्तार में नंबर 1 पे किसी का नाम चलता था, मतलब चर्चा में पब्लिक के बीच, कि वो था कि संजय निषाद तो तय हैं कि उनको तो मंत्री बनना ही है। और कहाँ आप डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे थे और कहाँ आप एमएलसी भी मान गए, क्या हुआ? नहीं, ये जो है ये चर्चा पर्चा, फिर तब भाई चर्चे में आप खुद भी आप ये बात कर रहे हैं, चर्चे में रहेंगे तभी पर्चे में कुछ छपेगा। तो चर्चे में डॉक्टर संजय ने, ये मछुआ समुदाय 18% है, ये कभी देश को आज़ाद कराया, कांग्रेस को गद्दी बैठाया पूरे लंबे समय तक, सपा बसपा को वोट देता रहा। फिर जिसकी बटन छूना बंद कर दिया वो ख़त्म हो गए। जिन लोगों ने धोखा दिया, कांग्रेस ने फाइल गायब कराई, उनसे दोस्ती बंद कर। आपकी बटन क्यों नहीं दब पाई? आप कहाँ रहे? मतलब एमएलसी पे क्यों मानना पड़ा आपको? मंत्री पद क्यों नहीं मिल पाया? 7 लोग अभी मंत्रिमंडल विस्तार में 7 लोग मंत्री बने, संजय निषाद का नाम क्यों गायब था उस लिस्ट से? मैंने खुद मना कर दिया था माननीय अमित शाह जी के पास कि 2 महीने के लिए मंत्री नहीं बनेंगे हम,
और मैं हमें जो भी है आप 2 महीने के लिए मंत्री नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये है क्या कि अगर सरकार लौटती है तो फिर आपको कुछ बड़ा पद, मंत्री पद मिलेगा? निश्चित रूप से हमें संवैधानिक पद पर उन्होंने भेजने के लिए आप जाओ, संवैधानिक पर अपनी आवाज़ उठाओ और अपने समाज को इकट्ठा करो आगे 2022 में। हमारा जो मेन मुद्दा था, उन्होंने कहा भाई देखो आप जिस मामले को आ रहे हो 70 साल से उलझा हुआ तुम्हारा आरक्षण का मुद्दा, और हमें भी अधिकारियों ने उलझा रखा था, उनको भी उलझा रखा था अधिकारियों ने। मैंने बताया जो आपके अधिकारी हैं इसमें से 70% अधिकारी पिछली सरकारों ने भर्ती कर रखा है, और उनकी सरकार जाने के बाद इनकी समस्याएं हैं अधिकारियों की। ये एक ही बात रटे हुए हैं जो पिछली सरकार ने रटा रखा कि भाई 1961 में जब आरजीआई ने हमें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करके राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन कर दिया, तो अब नया आरजीआई रिपोर्ट कैसे दे सकता है? एक ही विभाग आरजीआई हमारे बारे में 2 बार कहेगा, एक बार कहेगा अनुसूचित है, 2 बार कहेगा पिछड़ा है। ये तो तय तो पार्लियामेंट करता है ना ये तो उसको जब उन्होंने दिखाया कागज तो समझ गए। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से, अटॉर्नी जनरल से बात की तो उन्होंने कहा भाई मामला अभी तक कुछ मजबूत होता तो दिखा नहीं। 6 महीने पहले आप ही कह रहे थे कि निषादों के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने। नहीं, हमने कहा भाई जो सही बात है वो तो कहना पड़ेगा ना। जब नहीं किया था तो कहा, अब कर रहे हैं तो इस कह रहे हैं, जो हमारे सामने जो था उसको कह दिया उस समय, अब जो हो रहा है उसे कह रहा हूँ, अब काम हो रहा है, अब जल्दी से। आपके विरोधी कह रहे हैं, आपके विरोधी उत्तर प्रदेश में जो हैं वो कह रहे हैं कि संजय निषाद इसलिए मान गए एमएलसी पद पर, इसलिए मान गए क्योंकि उनकी एक सीडी बन गई, उनका एक स्टिंग वीडियो, कथित वीडियो रिलीज़ हो गया, इसलिए वो प्रेशर में आ गए और इसलिए वो एक एमएलसी पद पर मान गए। मंत्री पद के लिए उन्होंने ज़रा यार आगे कोई बात नहीं। नहीं, ये सब गलत है। वो सब उसका जवाब तो मैं उसी चैनल पर दे दिया था कि सब ये फैब्रिकेटेड है। और मैंने पहले बता दिया कि हम जब भी मिलते रहे, थाने फूकने के बाद, लोगों को मारने के बाद आपने नहीं कहा? सब गलत है। मैंने बता दिया ना कि जब उसके लिए तो लीगल नोटिस हमने वकील को रख रखा है, जब तैयार करेगा तो बताएंगे। हम जब भी मिले हैं, चाहे प्रधानमंत्री से मिले, होम नड्डा से मिले, चाहे हमेशा एक ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई पहला नेता डॉक्टर साहब तुमने ये देखा कि हमारे पास लोग अपने लिए कुछ मांगने आते हैं और तुम अपने समाज के लिए बात कर रहे हो। 20 आधे घंटे हो गए, एक ही जिद है तुम्हारा और मैं पूरा करूँ। तो जब मैं पद प्रतिष्ठा की बात नहीं पहले थी, हम हमेशा जाते हैं तो पूरी बात उसी पर होती है कि मतलब ये होना चाहिए, कैसे होगा, कहते तो 70 साल से जटिल मामला है। हमारे नाम को 70 जगह अलग अलग, कहीं हमें घुमंतु, कहीं अर्ध घुमंतु, कहीं पिछड़ा, कहीं अनुसूचित जनजाति, मतलब हमें छुपाने नहीं मिले उसके लिए तरह तरह का। तो ये इतने जटिल मामले को बार बार जाके बैठक करना पड़ता था। और उसके लिए तो जब उन्होंने हमारे आरक्षण को देने की बात कर ली, हमारे मुकदमे वापस करने के लिए बात कर ली जो पिछली सरकार ने, तो उसका लास्ट रह गया था। बात कर ली, अभी तक कुछ हुआ तो नहीं। 5 साल से सरकार राज्य में है और केंद्र में तो 7 साल हो गए हैं, तो हुआ तो कुछ नहीं। अभी तक आपकी मांगे हैं और उस पर आप कह रहे हैं काम हो रहा है। काम हुआ क्यों नहीं? निषाद समाज प्रदेश का मुझे लगता है जानना चाहेगा, आपसे भी जवाब चाहेगा। चूँकि मैं तो पहले बता रहा हूँ 2 साल से मैं उनके साथ हूँ। 6 महीने तो बड़े बड़े मुद्दे हल हुए, धारा 370, राम मंदिर, ये मुद्दे आपके तो थे नहीं ना, निषाद पार्टी के मुद्दे तो है नहीं है। फिर कोरोना आ गया। कोरोना जैसे ख़त्म हुआ तैसे मैं जंप कर गया, आपने देखा होगा। हमसे ज़्यादा कोई दिल्ली दरबार, उत्तर प्रदेश दरबार, शायद मीडिया चैनल, बातचीत, अधिकारियों के यहाँ दौड़ना, फाइल लेकर दौड़ना, हमसे शायद कोई बहुत नेता हैं निषाद समाज के, चाहे सपा में, बसपा में, भाजपा में, कि सारे लोग कोई और दौड़ तो बताए। तो जब मौका मिला हमें कोरोना के बाद, तब से मैं वर्क कर रहा हूँ और तब से वर्क चल रहा ऑफिसों में। आप दौड़े, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने नाराज़गी जाहिर की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, पर अंत में मिला क्या? एक एमएलसी पद, और उसके अलावा आपके जो मुद्दे वो भी हल होते अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत मिला कि 70 साल में पहली बार है कि जो दूसरी पिछली सरकारें हमारे समाज के पन्ने को पढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। अगर कोई पढ़ ले तो उसे मंत्री से, मान लें बिशंबर जी मंत्री थे बसपा में, उन्हें एक लड़के ने ज्ञापन दे दिया कि हमारा आरक्षण और महंत से बात करिए, और तुरंत जब अभी मिला ही नहीं, अभी कार्यक्रम में बने, अध्यक्षता भी नहीं कर पाए बेचारे, मंत्री पद और गाड़ी खुल पैदल कर दिया। तो जहाँ ऐसा नहीं, मतलब बोलने की इजाज़त नहीं थी किसी मुख्यमंत्री और मंत्री, वहाँ मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर घंटों विचार विमर्श करते हो कि इनकी समस्या कैसे हल हो। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। जब विचार विमर्श होता, बहस होता, उसके बाद निर्णय होता, तो निर्णायक दौर पर पहुंचा हुआ और एक
इस समय केवल स्क्रूटनिंग चल रही है कि जल्दी से कि कोई उसमें विसंगति नहीं हो, और ऐसा जो 1961 का जो सेंसस है, जो इनको अनुसूचित जाति मान रखा राष्ट्रपति ने, उसे लागू करने के लिए जगह जगह जो इन पिछली सरकारों ने इसे उल्टा लिखुना लगा लगा के कोर्ट से कचहरी से सब गड़बड़ कर रखा, उसे दुरुस्त करने में टाइम लगता है ना। काम तो अब शुरू हुआ जब मैं इलेक्शन का नाम कोरोना ख़त्म हुआ है और हम थोड़ी नाराज़गी भी जाहिर किए थे, तब से शुरू हुआ। और हमारी बातें अगर आरक्षण की मान ली गई, हमारे समाज की रोजी रोटी का जो समस्या था वो मान ली गई। पिछली सरकार ने जो 2007 में हमारा छीना था, क्या नाम है, तालघाट नदी वर्ग 3 की ज़मीन, अब सोचिए कि सदियों से इनके नाम से दर्द था, वर्ग 3 वर्ग 4 की ज़मीन, बेचारे क्या दोस्त था इनका, वोट देते रहे, उसको ग्राम सभा में दे दिया। मैंने भैया कहा कि ये बताइए हमारा समाज कमा के देगा, खाएंगे, एक ही ज़मीन है, प्लेन है, तो आप उनको अनुसूचित जात को आप पट्टा दोगे, पैसा दोगे, और गड्ढा हो गया उसमें पानी भरेगा तो हमारा समाज कमा के सरकार को पैसा देगा। ये गंगा, ये अधिकारी कर्मचारियों के चक्कर में मतलब ये है, और वो इस गरीबों का भला करे। तो अगर हमारा रोजी रोटी छीन लिया, पिछली सरकारों ने हमारे मुकदमे लगा रखे थे तमाम, वो इंक्वायरी शुरू हो गई। मैंने तो सीधे कह दिया था हमारे मुकदमे नहीं, इंक्वायरी चलेगी, 5 साल हो गए हैं। नहीं तो हम तो अभी 3 महीने की बात करो, 6 महीने की बात करो, 3 महीने कोरोना जब से ख़त्म हुआ तब से बात करेंगी नहीं ना, हम 2 साल बाद जब आए तब से हैं, और उसमें चल रहा नहीं। अब जल्द मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत। हमने बता दिया कि 100 कार्यकर्ता जो फंसे हैं वो हमारे हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, वो कचहरी जाएंगे कि वोट मांगेंगे। अगर आप उन्हें मुक्त करोगे तो आपके लिए वोट मांगेंगे, नहीं तो वो कचहरी में खड़े रहेंगे। तो आपने कह दिया, तय कर लीजिए, वोट मांगना है कि कचहरी चक्कर लगवाने हमारे कार्यकर्ता। तो वो तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपके एक मित्र हैं बिहार से, वीआईपी के नेता, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, वो यहाँ पर आ गए हैं, कह रहे हैं अब हम निषादों की लड़ाई लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने जो है आपके लिए कह दिया है कि वो तो दुकान चला रहे हैं। अब कोई किसी की जुबान पकड़ी नहीं जा सकती है, लेकिन मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि कम से कम हमारी सलाह माने थे। 2017 में आए थे, बहुत रुपए खर्च किए थे। मैंने कहा जाके अपना एक क्षेत्र में काम करो लालू यादव तरह, और मुलायम सिंह यहाँ कर रहे हैं, तो चले गए, मंत्री बन गए। फिर उन्हें चढ़ा कर कुछ इस तरीके लाए। बिहार में आपने सलाह दी थी उनको? मैं आए थे उत्तर प्रदेश में 2017, मैंने सलाह दी, मैंने ही तो सब कुछ राजनीतिक ज्ञान दिया, गए वहाँ काम हुआ, मदद भी किया 2000 अभी जो चुनाव हुआ था। आज लायक लोगों के साथ ही समाज जो गरीब है, अन्याय हो रहा है, उसके लिए एक वकील चाहिए। वकील ऐसा हो कि जो वकालत करता हो, और जाके वो मतलब उसके बाद लाइब्रेरी हो, उसके बाद अनुभव हो, उसके बाद उस जहाँ से इनका निर्णय होने वाला वकालत करता हो। तो उत्तर प्रदेश का वकालत डॉक्टर संजय कर रहे हैं, अभी दूसरे प्रदेशों का भी करेंगे जब यहाँ का निर्णय हो जाएगा तब। तो आप कह रहे हैं मुकेश सहनी फिलहाल बिहार के प्रवक्ता बने रहे, यहाँ ना है? अब बिहार की समस्या, आरक्षण खत्म हो गया, एक बार वकालत नहीं किया। बिहार की जो समस्या है उसके लिए उन्हें आंदोलन करना चाहिए। सरकार है, 4 सीट है, अगर तो सरकार में भी हैं, मैं सारी सीट, आपकी जो सहयोगी पार्टी है उससे, उसके गठबंधन पे वहाँ पर हैं, और यहाँ भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बीजेपी से कुछ गठबंधन हो जाए, कुछ सीटें मिल जाए, मगर लोग कह रहे हैं कि आपकी वजह से उनका हो नहीं पाया मामला। नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाँ अभी उनकी वहाँ मजबूर सरकार चल रही है। अब मजबूर साहब 4 हट जाएं तो अभी जो चाहें वो लिखवा लें। तो उनको इसमें चौड़ी मच्छर है वहाँ, मतलब मछुआरों के लिए, कि बिहार में वो रह के सरकार से लिखा के काम करें। लेकिन वो कुछ है, समय है, 333 पार्टियाँ यहाँ चुनाव लड़ी थी 2017 में, लेकिन पार्टी अगर नज़र आई तो निषाद पार्टी नज़र आई, और 3 साल में तहलका मचाई। तो समाज अब गुमराह होने वाला नहीं, चूँकि हमारे पास कैडर वाले लीडर हैं, जो ऐतिहासिक ज्ञान राजनीतिक थे। हमारे पास कैश वाले नहीं हैं, कैडर वाले लीडर हैं। हम लोग विज्ञापन वाले नहीं हैं, ज्ञापन देते हैं, 824-26 इलाकों में ज्ञापन देते हैं, हर एक विधानसभा में ज्ञापन देते हैं। लगातार हम लोग संघर्ष करते हैं, हर गांव में निषाद पार्टी कार्यकर्ता है। तो ये समाज एकदम पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी है निषाद ने हमारी लड़ाई की वजह से। आजकल आपने एक नया मुद्दा उठाया हुआ है, फूलन देवी का, और लगातार आप समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव पर टारगेट कर रहे हैं। और जबकि कहा जाता है भाई कि अगर फूलन देवी को जो सम्मान दिया, टिकट दी, लोकसभा पहुंचवाए, वो तो मुलायम सिंह यादव ने किया, और आप उन पर टारगेट कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, निषाद समाज पर जहाँ भी अत्याचार होता है सीधे हमारी पार्टी पहुँचती है, चाहे नेहा निषाद हो, चाहे महाराजगंज, कोई भी कहीं लड़की के साथ, लड़कों के साथ कोई अन्याय होता तुरंत हमारी पार्टी पहुँचती, ज़रूरत होता मैं पहुँचता हूँ, न्याय दिला के उठता हूँ, चाहे जैसे भी हो। बहन फूलन देवी MP रहे, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुलायम सिंह को कि मैंने उन्होंने करा। लेकिन एक बात ये भी कहा था फूलन देवी ने उस समय इंदिरा गांधी से, कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमें आत्मसमर्पण जो है मैं मध्य प्रदेश से कराया जाए। उस समय मैंने मनोहर लाल निषाद, फूलन देवी जी थी, MP थी, 2 बार उनकी सरकार बनवाई, समाज उनके साथ रहा, फूलन देवी के नाम पर था। लेकिन जब मरी फूलन देवी, अचानक हत्या होती है,
तो रामविलास पासवान उनके मतलब जांच के लिए सदन में आवाज़ उठाते हैं, तो मुलायम सिंह को समर्थन करना चाहिए ना, जांच कराना चाहिए ना कौन बहन फूलन देवी हत्या हुई, तो उसकी एक मूर्ति कम से कम सदन के सामने लगाना चाहिए था, उस समय भी लगाना चाहिए। जिसके लिए बहन फूलन देवी बंदूक उठाई वो अधिकारी कर्मचारी असली में अपराधी हैं, उनको सजा देना चाहिए ना। आज भी उसकी ज़मीन जो हड़पा हुआ है वैसे पड़ा हुआ है, उसकी माँ देखिए खाने ज़मीन की बात कर रहे हैं भाई जो फूलन देवी के गांव की है गुढ़ा का, और जिन्होंने हड़पा अभी भी हड़पे हुए हैं और मुकदमा चल रहा 30 साल से। सरकार में रहे कम से कम करा देना चाहिए था। मान लीजिए वो बहन फूलन देवी एमपी हो गई थी, आए अपराधी जो मुकदमे जो उन्होंने न्याय नहीं दिए उन्हें जेल भेजना चाहिए, उसकी माँ खाने बिना मर रही है। आज एमपी उनकी थी, उनकी एमपी थी उनके पार्टी की, तो हम मान लीजिए इंजीनियर प्रवीण निषाद के बाप हैं, हमारी मैडम हैं, उनकी माँ है, तो हम दोनों को एमपी की सुविधा मिलती है और शायद हमेशा मिलेगी। तो आज उसकी माँ को एमपी की सुविधा मिलनी चाहिए ना। और उसके जो लेखा जोखा करने वाले सब पैसे के थे तो कैलाश चौरसिया जी जो है, और सपा के संरक्षण में बेचारे मंत्री बने रहे, तो उसकी माँ को उसकी विरासत मिलनी चाहिए थी ना। तो हम कह रहे हैं कि अब से कम उसकी विरासत की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ तो कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, इतना तो कहना ही पड़ेगा ना कि आज जो मरने के बाद कम से कम उनको न नोचा जाए। उनकी मूर्ति लगाना उस समय लगा देते, उसकी माँ के उस मुद्दे उसका घर बनवा देते, उसकी माँ को सांसद की माँ का होने का गौरव प्राप्त करा देते, उसकी बस। आप फूलन देवी की प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी हड़प ली, किसने हड़प ली? कैलाश चौरसिया ने हड़प लिया। जो लेखा जोखा रखते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई फूलन देवी की इतने लेखा जोखा हमारे पास था, अब मर गई माँ अपने पास कोई लेखा जोखा है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है? मैं किसी न किसी सांसद के पास तो प्रॉपर्टी होती है ना भाई, सांसद के पास तो कुछ न कुछ ऐसे तो रहता नहीं है ना भाई, हवा में तो रहता नहीं। तो सांसद का लेखा जोखा रखने वाले के पास प्रॉपर्टी का लेखा जोखा, उनकी जिम्मेदारी बनती थी माननीय मुलायम सिंह के कि भाई ये प्रॉपर्टी उसके माँ को डोनेट कर दिया जाए। तो मैं यही कहता हूँ कि जाँच करके जो प्रॉपर्टी हो उसकी माँ को दे दिया जाए, उसमें जो भी दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। और उनके नाम पर मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं तो हम तो बहन फूलन देवी की विचारधारा को जन जन, उनका कहना था कि इनको जो 2 दिन की रोटी नहीं है, खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, जो नदियों किनारे बेचारे अंग्रेजों ने उजाड़ा था, कभी ये महल में रहने वाले थे, आज खंडहर में रह रहे, आज के घर नहीं है, तो ऐसे लोगों को न्याय मिले, उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मिले, इसके फूलन देवी का। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग सत्ता में आएंगे, जिस तरह से माननीय कांसी राम साहब ने हर गाँव में जहाँ जहाँ उनके वोट हैं अन्यायी हैं वहाँ अम्बेडकर की मूर्ति लगाई। हम लोग भी निषाद राज और राम के गले लगी मूर्ति और फूलन देवी, बहन फूलन देवी की मूर्ति हर गांव में लगाएंगे, एक सिस्टम से लगाएंगे, उस तरीके की राजनीतिकरण नहीं करेंगे। और फूलन देवी के, बहन फूलन देवी की मूर्ति के बहाने 2017 में हम गोरखपुर में मूर्ति लगा रहे थे, माननीय ये मुकेश भाई आए थे, हम लोग सामूहिक मूर्ति लगा रहे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नहीं लगने दिया। हम कहते हम लगा रहे थे, 30 फुट की मूर्ति थी और नहीं लगने दिया। तो अभी पिछले 2 साल में क्यों नहीं लगवा लिया आपने? सरकार अभी हम लगाएंगे, अभी हम मूर्ति नहीं, हम मूर्ति फूलन देवी की विचारधारा को अभी पहुंचा रहे हैं, और जिस दिन पहुंचाएगा 2022 में हम सरकार के अंग रहेंगे। अभी हम सरकार के अंग नहीं, हम सहयोगी हैं। अभी सरकार जब हमारे विधायक से हमारे बनेगी चलेगी तो कैबिनेट में बैठेंगे। आपने कहा हमारे विधायक, कितने विधायक, कितनी सीटें मांग रहे हैं? समय आएगा और हम आप मांग कितनी सीटें रहे हैं भाजपा से? आप गठबंधन कर रहे हैं, सिंबल पे अपने कितनी सीटों की डिमांड की है आपने? अपने सिंबल पे ही लड़ेंगे कि ऐसा होगा बीजेपी के सिंबल पे लड़ना पड़ेगा जैसा 2019 में हुआ? 2019 की घटना और सिनेरियो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो तो हमें दिए थे लड़ने के लिए, उनका दोस्त थोड़ी है, वो समय था। अभी समय है कि हमारे सिंबल पर वो 1 सीट था ना, यहाँ तो 1 सीट के मामला तो है ही नहीं। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय लाखों लोग 13 जनवरी 2021 को हम लोग संकल्प दिवस रैली में आए, लाखों लोग गोरखपुर, और लोगों ने संकल्प लिया भाई हमारा जो सामाजिक आर्थिक और संवैधानिक मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी हल कर दे तो पहला हल करे, कोई भी सीट कितनों सीट दे दे, लेकिन सीट जरूर चाहिए, क्योंकि हमारे जब विधायक रहेंगे। कितनी सीट? कुछ तो आंकड़ा दिया होगा। आप लगातार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, दिल्ली गए, अमित शाह से मिलकर आए, यहाँ पर सबसे मिल रहे हैं, राधा मोहन सिंह से मिल रहे हैं, कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो आपने प्रस्ताव रखा होगा कि भाई कि हमें इतनी सीटें चाहिए। हमने उनके ऊपर छोड़ दिया। पहले हमने कहा मेरा वो कहेंगे भाई कि हम तो लोकसभा में 4-5 यहाँ ले लीजिए, फिर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा सम्मानजनक सीटें भी मिलेंगी तुम्हें, पहले अपना काम करा लो जाके। उन्होंने नियुक्त कर दिया, उन्होंने कहा नाम धर्मेंद्र प्रधान जी को कि जाओ पहले वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी हैं पिछली सरकारों से प्रेरित हैं उनको जाओ और देखो, मैं सोलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल से बात कर लिया हूँ, इनका काम होने लायक, पहले उसे कराओ, जितना जल्दी हो सकता कराओ, इनके सारे मुद्दे हल करो, फिर इनके समाज को संतुष्ट करो, फिर
हाँ, रैली हमारी 15 नवंबर को एक रैली प्रस्तावित है क्या ऐलान करेंगे? रमादेवी पार्क में। उन्हें मैं माननीय बुला रहा हूँ गृह मंत्री जी को, मैं योगी जी को बुलाऊंगा, मेरा समाज आएगा, हमारी शक्ति देख कर वो सीट दे। मांगने की क्या जरूरत है, हम लोग मांगने वाले थोड़ी निषाद राज के वंशज हैं। शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उस आधार पे सीटें मिलेंगी, आप कह रहे हैं। हमारा समाज ये बता रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए हमारे मुद्दे हल करी 70 साल फिर से। भी आपकी पार्टी में जो आपके नेता हैं और जो सहयोगी, उनसे चर्चा होती होगी, और आपके क्षेत्र में जो लोग हैं, आपके कार्यकर्ता, उनसे चर्चा होती होगी। कुछ तो आंकड़ा निकला होगा कि हम इतना डिजर्व करते हैं, निषाद पार्टी इतना डिजर्व करती है कि इतनी सीटें उसको, इतना रिप्रेजेंटेशन उसको मिलना चाहिए बीजेपी की टिकट। इनका एक ही चर्चा है कि ये जो उलझा मामला सुलझ रहा है, जो उलझाए मामले हैं सुलझ रहा है, इनकी एक ही चर्चा है कि रोजी रोटी छीना था, डॉक्टर साहब वापस करा रहे हैं। इनकी एक ही चर्चा है कि पिछली सरकारों ने इनके ऊपर गलत मुकदमे लगा रहे थे, उसको वापस हो रहा। इनकी एक नई चर्चा हो गई कि अरे फूलन देवी की विरासत को भी कोई कब्जा किया हो, मतलब जो कब्जा किया होगा 1000 नहीं होगा ना, वो कई 50 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसे में अब जो अपराधी उनके खिलाफ खड़ा होना, फिर उनकी प्रॉपर्टी दिलाना, ये तो कफन बांधने जैसा हो गया ना। निषाद राज किले के ऊपर मैंने बजट दिलाना, निषाद राज के किले को खोद कर सब लूट के लेके चले गए थे, एक ईंट नहीं रखा, उसे पर्यटक स्थल घोषित कराया, निषाद राज राम की मूर्ति लगाना। एक किसी का हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जिसका इतिहास होता वही जो है राजनीति कर सकता है। इतिहास आपने अभी नई चर्चा की बात की, तो नई चर्चा से मुझे एक जो प्रदेश में, देश में इस वक्त नई चर्चा छिड़ी हुई है, और जिसको इससे लगातार भारतीय जनता पार्टी, जो आपकी सहयोगी पार्टी है, जिसका आप साथ देने जा रहे हैं 2022 के चुनाव में, वो लगातार बच रही है इस मुद्दे से। वो है जाति आधारित जनगणना। लगातार बीजेपी इस पर कुछ अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही, बस्ती नज़र आ रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और निषाद पार्टी के नेता होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते, आपका क्या सोचना है, क्या स्टैंड है जाति आधारित जनगणना पर? मैं पहला नेता हूँ देश का कि हम इस जनगणना के लिए ज्ञापन देते रहे हैं, लेकिन वो गणना जो राष्ट्रपति ने लिख रखा है, अनुसूचित जातियों की जनगणना होती है उत्तर प्रदेश में, देश में, उसमें लिखा रहता 66 समूहों के, लेदरमैन कितना है, वाशरमैन कितना, फिशरमैन कितना है, शिल्पकार क्राफ्ट्समैन कितने हैं, तो 66 समूह हैं। उसके गिनने की सेंसस मैनुअल 1961 अपेंडिक्स एफ प्रदेश सरकार को दे रखा है। लेकिन गिनती हम 1961 में 70 लाख थे, अभी उसको गिनती करके 3000 कर दिया। कैसी गिनती हो रही देश में, आप सोचो कि सबकी जनसंख्या बढ़ती है, हमारी घट के 3000 हो गई। तो मैं मांग करता रहा कि ये जो दबे कुचले, जो आज के दिन में देश को आज़ाद कराने वाले हैं, जिन्हें आरक्षण की एक व्यवस्था है, आरक्षण एक मतलब गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है, तो संविधान में लिखा हुआ है, और लेकिन उसमें कुछ परहेज करना होता दवाई के साथ। तो ये जात जो हमारे सर नेम थे, उपजातियाँ थी, इसे इन्होंने जाति में डाल दिया, जो गलत हो गया। हमको मझवार का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तुरैया का, तो मझवार की पर्यायवाची जातियों पिछड़ी में डाल दिया, तुरैया को खुद डाल दिया, और 1992 तक इन्हें मिलता था, 1992 के बाद इन्हें पिछड़े में डाल दिया। तो जो गिनती हमारी अनुसूचित में होती थी, अनुसूचित में होना चाहिए, तो जब विसंगति दूर हो जाए तब ना हमें कहाँ गिनेंगे, हम पिछड़े में गिनेंगे, हम तो लटकाए हुए हैं ना। हमें सपा निकालती है, बसपा उस पर स्टे ले लेती है, तो सारी जब विसंगति दूर हो जाए तब ना गणना की बात करेंगे। ये 70 साल से हम लोगों को कहाँ लटकाए थे भाई, जिन जातियों को फिलहाल आप ओबीसी में है, आना एससी में हम ऑलरेडी हम अनुसूचित जात में राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के हिसाब से, संविधान के साथ हमें ज़बरदस्ती ओबीसी में डाल दिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राज्यपाल को कि 31/12/2016 को उन्होंने एक पब्लिक सर्विस कमीशन SC/ST OBC रिजर्वेशन 1994 धारा 13 में पावर है राज्यपाल को, हमें पिछड़ी से निकाल के कह दिया कि नहीं अनुसूचित है, हमारी सूची में से निकाल दिया, कह दिया सूची नया बदल दो, ये गलत है। तो जब हम पिछड़े में हैं नहीं, तो पहले ये सही हो जाए, तब तो गणना की बात करें। हम तो जिस विज्ञापन को देते हैं कि हमारी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए, और राष्ट्रपति ने कहा, तो राष्ट्रपति से बड़ा तो लोकतंत्र में कोई होता नहीं है, और उनका वो आर्डर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिलहाल आपका स्टैंड क्या है, गिनती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से हर जातियों की संख्या के हिसाब से, जो कहता कोई कहता 20%, कोई 18%, मुसलमान कहता 19% है, हम कहते 18% है, वो कहते हैं इतना। तो ये गिनती होनी चाहिए कि कौन कितना है, उसकी संख्या के आधार पर हर एक विभागों में उसकी, मान लीजिए अभी थाने में चले जाइए तो 5 हाथी हैं, 5 साइकिल हैं, 5
तापमान, हमारे लोग तो एक तो होमगार्ड भी नहीं है, इसी तरीके से हर एक विभागों में नहीं है। तो हमारी मान ली इतनी ज़्यादा 18% आबादी होने के बाद हमारी दशा है, जिसकी आबादी कम है, तेली बढ़ई लोहार कहाँ पहाड़, उसकी क्या दशा होगी। तो हर जातियों को अवसर मिलना चाहिए, लोकतंत्र है, सब जो है वो। तो फिर आपकी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इससे बच क्यों रही, क्यों नहीं इस पर स्टैंड क्लियर कर रही? आपने आपकी कुछ बात हुई बीजेपी के नेताओं से, अमित शाह से, योगी आदित्यनाथ से? हम अपने मुद्दे पर बात करते हैं। अभिमानी मिले थे, अभिमानी योगी आदित्यनाथ जी से मैं बधाई देने गया था, धन्यवाद देने गया था कि हमें सड़क से सदन पहुंचाया, हमें आवाज़ उन गरीबों की उठाने का अवसर दिया है, और इस सड़क पर उठी हुई आवाज़ को, जो हमारे मुद्दे हैं, वो हल करने में आपका सार्थक पहल हो गया। आपने आदेश कर दिया, अधिकारी 24 घंटे काम करके उसे सारे कागज़ खंगाल के उसे सही कर रहे हैं, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ, नहीं तो फिर बसपा चली जाएगी, स्टे ले लेगी। सब अधिकारी कर्मचारी वही हैं लिपना लगाने वाले। तो इस पे आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर मैंने उन्हें कहा कि हमारे बहन फूलन देवी का ये मामला है और इस तरीके का उसने हड़प रखा है और उनको MP की सारी सुविधा मिलनी चाहिए उसकी माँ को। तो उन्होंने कहा कि आप, मैं ज़रूर करूँगा, जल्दी से आप उसका पेपर दो। तो मैं इस सब मुद्दे पर मैं मिल के आ रहा हूँ। अभी हम अपने जिस इस 2 जून की रोटी वाले हैं, इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं। इनको, जिनके पास घर नहीं है उनको प्राथमिकता देते हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है। हम अभी, मेरा एक प्राथमिकता है कि हर ज़िले में एक इस कोचिंग सेंटर में खुलवाऊँगा, कह के। जब चलिए इन मुद्दों पर लास्ट में पूछूंगा क्या मुद्दे हैं आपके। 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में। एक वोटर के नाते और एक पार्टी के और एक समाज के प्रतिनिधि के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या 5 बड़ी उपलब्धियाँ, क्या 5 बड़े काम हैं योगी सरकार के आपकी नज़र में? देखिए, पहले तो हम अपने समाज की बात करेंगे। हमारे आपकी नज़र में क्या 5 बड़े काम ना बड़े काम हैं कि जहाँ राम और निषाद राज एक गले मिले हों, और राम को निषाद राज ने सेना दी, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की हो, और राम जब निषाद राज के, राम के कैबिनेट में निषाद राज अतिथि बन के आए, तब राम राज आया हो, उसको एक पर्यटक स्थल घोषित किया, एक उपलब्धि। मेरे मत्स्य मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग कर दिया फ्री में। दूसरा, एक किसानों की जो चीनी मिलें बिक रही थी 70 साल से, सब पार्टियाँ बेच रही थी, सब बेच रहे थे किसानों को, गन्ने को, किस तरीके से कम इसकी सरकार में कोई, मतलब एक भी चीनी मिल नहीं बिकी। दूसरा, गन्ने का मूल्य जो था, मांगने के लिए वो डंडे खाने पड़ते थे उनको, किसी भी किसान। तब देखो पिछली सरकारों में कैसे उनके साथ अन्याय होता था, बेचारे हर 1-2 आदमी मर जाते थे। गन्ना मूल्य बढ़ाते बढ़ाते चुनाव जस्ट पहले 25 रुपये बढ़ाया। वरुण गांधी आपके सहयोगी पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं इतने से तो काम चले, महंगाई इतनी बढ़ गई, 400 मूल्य होना चाहिए। ठीक मानते हैं? देखिए, वो तो कमेटी मामला, जब हम सदन में जाएंगे तब उसके बाद हम देखेंगे कहाँ कोई विसंगति है, क्या क्या है। वो तो मामला का सदन के अंदर का कानून का कि क्या क्या है। निश्चित रूप से हम किसानों, नौजवानों, गरीबों की लड़ाई के लिए पैदा हुए हैं। हम एक गरीब परिवार पैदा हुए हैं, इसीलिए तो आज हमारे पीछे तमाम लोग पड़े हैं ना, कि गरीब का बेटा कैसे यहाँ तक आ गया है, उसके तमाम रुकावटें पैदा होती हैं। हम तो कहते हैं कि जितने लोग हमारे विरोध में हैं, हमारे साथ आएँ। पहले वो 1 जून की रोटी, जिनके पास 2 जून की नहीं है, घर नहीं, कपड़े नहीं, उनको भी देखें ना, उनको भी, उनके लिए भी पार करें। आज के दिन में मैं धन्यवाद तो दूंगा योगी जी को, महाराज जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा साहब को, कि 70 साल से इनकी बातें नहीं होती थी। मतलब एक बिना भेदभाव के, एक चीज़ मैं बताऊं, बिना भेदभाव के जो भी योजनाएं बनी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, जो उस क्राइटेरिया में आता है। अब निश्चित रूप से थोड़ी बहुत को खामियाँ रहती है, इतना साल से, 70 साल से जो ब्यूरोक्रेट्स इस तरीके से है, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि पिछली सरकारों में कैसे भेदभाव के साथ लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाता था, इस बार बिना भेदभाव के लाभ दिए जा रहे हैं। आपके मित्र जो हैं ओम प्रकाश राजभर, वो तो बड़ा नाराज़, पहले सरकार में थे, फिर उन्होंने पार्टी सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया, अलग हो गए, और वो आपके पीछे बड़ा पड़े रहते हैं कि भैया साथ आ जाएँ। अभी मैं कुछ रिसेंट इंटरव्यूज़ आपके देख रहा था, उसमें भी वो एकदम पीछे पड़े थे, जैसे लग रहा था हाथ पकड़ के आपको ले जाएंगे कि उनको तो साथ आना ही पड़ेगा, भैया साथ आ जाएं, मुख्यमंत्री बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। के साथ उनसे क्या बात हुई? पहली बात तो मैं उन्हें कहूँगा कि सलाहकार बदल दें। ओम प्रकाश भाई को सलाहकारों ने दगा कारतूस बना दिया एकदम से। मतलब एक इतिहास रचा था कि कई 30 बरस से पार्टी बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और कई सीटें जीत के सदन में गए, और सदन में आवा लोकतांत्रिक जगह पर पहुंच के गए, मंत्री बन के गए, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से जीते और मंत्री बने। तो जो थोड़ा मर्यादित भाषाओं का
लोकतंत्र है और दुनिया के लोग देखते हैं और भारतीय लोकतंत्र की दुनिया में एक पहचान है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का। तो मर्यादित भाषाओं के अंदर उनको रह के अपने उसकी लड़ाई उन्हें सदन के अंदर लड़ना चाहिए। मैंने उन्हें एक पन्ना दिया था जब मंत्री बने तो मैं धन्यवाद देने गया था। मैंने उन्हें कहा था भाई देखो 31/12/2016 आप 17 में मंत्री बने हो। 2016 में राज्यपाल ने हमें पिछड़ी जात से निकाल रखा। कोई भी कोर्ट स्टे जो है शासनादेश पर देता है, राज्यपाल के नोटिफिकेशन और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन पर नो एनी ट्रायल, कहीं कुछ नहीं स्टे होता ना ट्रायल होता है। जब राज्यपाल ने हमें निकाल रखा पिछड़े से, उसमें भारत और प्रजापति को भी निकाल रखा है कि भाई ये पिछड़ी जात से निकाल के इन्हें अनुसूचित जाति की लिस्ट में बनाओ और सुविधा दो, तो आप इसके लिए लड़ाई लड़ो, सुविधा दिलाओ ना। आप चपरासी बनवा लोगे, आप ये बनवा लोगे, सदन में आपके आदमी नहीं रहेंगे। भाई आप कानून से सुरक्षा है दलितों की। मैंने उन्हें समझाया भी कि दलित भाई के बेटा को कोई रे नहीं बोल पाता, उसकी बेटी को उंगली नहीं दिखा पाता, उसकी प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन पाता। इतना बड़ा स्ट्रांग SC/ST कमीशन है और कि उसे कोई नेता की ज़रूरत ही नहीं है, उसे तो कानून सुरक्षा देता है। उसी पन्ने में भर भी पासी का उपजाति मतलब पर्यायवाची जाता है, केवट मल्ला माझी का मझवार का है, तो हमें भी तो सुरक्षा कानून से दिया गया। उसकी लड़ाई उन्होंने क्या बंटवारा, जब राष्ट्रपति ने राज्यपाल ने आपको पिछड़े से हटा दिया, पिछड़े है ही नहीं, तो क्यों बंटवारे की बात करते हो। तो उनके अब सलाहकारों को क्या बताया जाए। उन्होंने कहा भाई अगर बंटवारा करना तो इस पन्ना को बदल दो, फिर पिछड़े में डाल दो, हम तो लटके हुए हैं। भाई हमको अखिलेश ने निकाल दिया, मायावती ने स्टे ले लिया, तो जब लटकू राम हो तो कौन झटकू करोगे, क्या उसमें बंटवारा करोगे। तो सलाहकार की वजह से अब क्या बताया जाए। फिर 2019 अलग से लड़ गए, उनके अलग से लड़ने। अभी जब हम क्षेत्रीय दल हैं तो क्षेत्रीय दल है, तो अभी हम उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं ना। दिल्ली की राजनीति तो होगी, समय आएगा, लेकिन हमें क्षेत्रीय दल है ना। तो लोकसभा में हमें अलग से क्या मतलब था। हम इसीलिए तो मैंने कहा ना 2022 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 2019 महत्वपूर्ण नहीं था, 2017 महत्वपूर्ण था लड़ा, 2022 महत्वपूर्ण है। तो ये अलग से लड़ गए, का कितना वोट पाए बताइए आपको। तो आखिर उसका वोट तो काउंट करना पड़ता है। आप जा सकते हैं उनके? नहीं, वो अब आखिरी तक आ जाएंगे साथ, वो हमारे साथ आएंगे, रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। हम जान रहे हैं उनके बारे में ना, कैसे आएंगे, कैसे लाया जाएगा, वो आएंगे कहाँ जाएंगे। आखिर भर भी तो आप विकिपीडिया उठा के देखिए, भर भी मछुआरों की एक सहयोगी जाति है। तो ये पहले बताइए, जो हमारे ही वंश के हैं तो जाएंगे कहाँ। उनकी लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ, आखिर तक उनको ले आएंगे, सहयोग बीजेपी के साथ ले आएंगे। निश्चित रूप से जैसे हमारा आरक्षण का मामला हल हो गया, उनकी बिरादरी हमारे साथ लगेगी, उसे हमारा भी मामला हल कराओ। जितने भी जो राष्ट्रपति ने सबको लिख रखा, भर को भी लिख रखा अनुसूचित जाति में, राष्ट्रपति से बड़ा कौन हो सकता है जो लोकतांत्रिक। भाई आज के दिन प्रेसिडेंटियल आर्डर ही तो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो जब प्रेसिडेंट ने ऐसी रख रहा है तो जैसे मेरा हल होगा उसे दूसरे दिन सारा समाज मेरे साथ रहेगा। उनके वो भी आएंगे कि नहीं साहब शाह जी हमारे मामले हल करिए, मेरा भी वोट है, हमने भी दिया है। पहले वोटर आ जाएगा, नेता खुद ही आ जाएगा। निश्चित रूप से वो उनका एक मुद्दा था, उनकी पार्टी का जन्म ही हुआ था कि हम अनुसूचित जाति में शामिल हो, और बसपा में थे वो, और इसीलिए बसपा से अलग हो गए। तो जो मुद्दा उनका था, मुद्दे से भटक गए, अपने मुद्दे छोड़ दिया कि अनुसूचित जाति में शामिल। तो हम तो ऑलरेडी शामिल हैं, हम तो पन्ना भी दिए उन्हें कि राष्ट्रपति का शामिल कराने वाला नाटक जितनी बसपा और सपा कर रही थी, कांग्रेस ये तो कर नाटक था। इस नाटक में से हटिए और शामिल हैं हम लोग, उसे लीजिए। लेकिन वो अब उसमें फंस गए हैं, तो उसमें से धीरे धीरे आ जाएंगे और निश्चित रहेंगे। जाएंगे कहाँ से, आ जाएंगे, आखिर तक आ जाएंगे, चुनाव से पहले आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। चलिए आखिरी सवाल आपसे, आप मुद्दों की बात कर रहे थे कि निषाद पार्टी, संजय निषाद के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं आप? पहले तो इस देश को आज़ाद कराने वाले जितने भी 578 जातियाँ जिन्हें अंथा सेमन अंगार कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, उसको सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी 2 जून की रोटी जिसे नहीं है, अभी भी 70 साल हो गए, घर नहीं, कपड़े नहीं हैं, उनको एक विशेष पैकेज बना के उन्हें उसको देना चाहिए, और डायरेक्ट उसे बीच में ये जो डेकुना लगाने वाले नहीं हो। तीसरे जी तो कहते हैं बीच का सिस्टम खत्म हो गया, डायरेक्ट पैसा जा रहा है। नहीं, अभी तो कुछ किया ना, किसानों को सीधे जा रहा है, नौजवानों उनको भी चाहिए ना, जिनके लिए चाहिए मैं बता रहा हूँ। तो अभी जो बचे लोग हैं उनको भी प्राथमिकता के आधार पर दिलाए। दूसरा, इस देश को सोने की चिड़िया था, इसे गुरुओं का देश कहा जाता था, दुनिया के लोग पढ़ने आते, तक्षशिला विक्रमशिला। तो यहाँ उन गरीब के बच्चों को भी, जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा कोचिंग कर लेगा, विदेश पढ़ लेगा, IAS PCS बन जाएगा, DM कलेक्टर। जिसका पैसा नहीं होगा बेचारे रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करेगा। तो लोकतंत्र में जब वोट बराबर है, हम समस्याओं का समाधान संविधान है, और असली भगवान वोटर है, तो उसकी एक व्यवस्था हो कि उसको भी मिलना चाहिए। तो हम हर जिले में एक कोचिंग सेंटर खोलेंगे और बिना भेदभाव के हर बिरादरी के बच्चों को
फ्री की कोचिंग सेंटर दी जाए कि कम से कम उसके बच्चे भी IAS PCS आएंगे तो वो अपने समाज के लिए कुछ करेंगे। तीसरा, महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस। 16 साल प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, कई बार 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी रही, ऐसे ढेर दर्जनों मुख्यमंत्री महिलाएं रहीं, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई सुनियोजित ढंग का कानून नहीं बन पाया। तो इनके बच्चियों के साथ जो आज के दिन में तमाम अखबार और चैनलों में आप भी अक्सर दौड़ना पड़ता देखते होंगे, तो इसके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए रोजगार के साधन सृजित किए थे। तो रोजगार परक शिक्षा हमारे पास होना चाहिए। जैसे 20 साल बाद जापान आज़ाद हुआ तो आज हमसे बहुत बेहतर कंडीशन में। तो हम कहते हैं कि जो चीज़ कमियां होंगी उसे दुरुस्त कराएंगे। अब सदन में जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। दूसरी बात ये, हम उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम करेंगे जो अब तक वंचित रहे हैं। पांचवी, जो हमारी ये पुलिस विभाग की जो व्यवस्था है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून, उसमें ढेर सारा आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। इन्हें जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं भर्ती तो हो जाएं, लेकिन उनका साइको टेस्ट होना चाहिए कि समाज के प्रति उनकी क्या सोच है। अगर सामाजिक सेवा भाव है तब तो उन्हें ड्यूटी समाज के बीच में रखा जा रहा है, तो उन्हें ऑफिशियल अंदर रखा जा रहा है। इस सोच के लोगों को रखा, और इनकी सुविधाएं नहीं बढ़ाई जाएंगी। 24 घंटे काम लिए जाएंगे, तो उनको अगर काम लेते तो 24 घंटे सुविधा होनी चाहिए। और उनके ऊपर उनका जो भी एक ही मार्केट है और सबको उसी मार्केट में जाना है, तो मार्केट का डिवीजन भी उनका जो काम है, उनकी जो जैसे सबको देते हैं उन्हें होना चाहिए। अब जैसे इनकी पेंशन बंद हो गए हैं तो तमाम कर्मचारी को पेंशन बंद, भाई पेंशन मिलना चाहिए ना। बुढ़ापे का जो दोस्त काम कर रहा है तो बुढ़ापे में पेंशन उसे मिलना चाहिए। अब पेंशन नहीं है तो वो करप्शन करता है कि हमें कुछ मिल जाएगा तो रखेंगे, बुढ़ापे में उसे सिखाएंगे। तो अगर उसकी पेंशन कम ही दे दो ना, तो अगर दे देंगे तो करप्शन बंद हो जाएगा। तो ये ढेर सारी बातें हैं, जब समय आएगा तो अभी तो हमने शुरुआत की है। मैं बधाई दूंगा अपने समाज के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को, मीडिया को तो ढेर सारी बधाई दूंगा कि इस वंचित समुदाय की आवाज़ उठाई और आज सड़क से सदन तक हमें अवसर मिला और सदन में जाकर इनकी आवाज़ उठाकर कानून बनाने का अवसर है। हमारे लोग सड़कों पर अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे लोकतांत्रिक ढंग से। कल मैं निषाद राज के किले पर जा रहा हूँ, वहाँ आशीर्वाद लूँगा कि वो फिर से शांति आए जो निषाद राजा और राम के समय आई थी, राम राज फिर से आ जाए, लौट जाए। फिर मच्छिंद्रनाथ के पास जाऊँगा, वहाँ गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लूँगा कि भाई गोरखपुर हैं, हमारा माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और मैं उन्हें भी धन्यवाद दूँगा कि जब से आए हैं तब से ढेर सारे दंगे फसाद और सब है होता तो पहले से रहा, पर बहुत पिछली सरकारों ने, ऐसा नहीं है कि किसी सरकार में नहीं रहा हो, लेकिन ढेर सारे उन्होंने कंट्रोल किया, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और निषादों की जो समस्याएं हैं उसके लिए समाधान के लिए उन्होंने जो कलम चलाए। हम तो पेशे से चिकित्सक थे, हमसे पहले वो हमारे समाज की आवाज़ उठाते थे सदन में दौड़। मैं 7 जून 2015 में जब रेल ट्रैक आंदोलन किया तो मेरे लिए, मेरे समर्थन में उन्होंने कमिश्नर के यहाँ नीचे धरने बैठे थे कि नहीं, इस समुदाय को समझ। 2018 में हरवा क्यों दिया आपने? नहीं, वो तो राजनीति है, समय आता है किसी के साथ होता है, तो कहते हैं कि राजनीति में सभी लोग मित्र होते हैं और समय पर मित्र हो जाते हैं। तो समय पर मित्र थे, पहले भी थे और फिर समय पर मित्र हो गए। गोरखपुर में भी हाल में 2 घटनाएं हुई। आखिरी सवाल मेरा है, कानपुर से व्यापारी जाता है, उसकी हत्या, आरोप है कि हत्या हो जाती, पुलिस वाले जाते हैं, मनीष गुप्ता। और कल रात की बात है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें शराब की दुकान पर जाकर कर्मचारी को मार रहे हैं, उसकी जान चली गई। लगातार 2 घटनाएं हुई हैं। उसका वीडियो वायरल होता है कि डीएमएसपी दबाव बना रहे हैं मनीष गुप्ता के परिवार पर के मुकदमा मत दर्ज करवाओ, क्योंकि आपके बेटे 2018 में वहाँ से सांसद थे गोरखपुर से, तो वो आपका क्षेत्र है। ये सब मुद्दे, इन पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो उसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। पीड़ित परिवार के पक्ष में हम लोग खड़े हैं और मैंने बात भी की, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि कम से कम पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो जो उसकी ज़रूरत थी। गोरखपुर एक पवित्र नगरी है, एक पवित्र भूमि है महायोगी मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ की। उस धरती को, उस मिट्टी को कुछ अधिकारी कर्मचारी बदनाम कर रहे हैं। उनकी सोच, वो अधिकारी कर्मचारी बने क्यों हुए हैं? सवाल तो यही है। डीएमएसपी का वीडियो वायरल होता है, 2 दिन हो गए, अभी भी बने हुए हैं। नहीं, अभी तो जो प्रत्यक्षदर्शी 2 दोषी हैं जो उस हत्या में शामिल थे, उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें के ऊपर FIR दर्ज हो गया। अभी जांच चलेगा। हम तो कल भी हमने मांग की कि SP और DM भी अगर इस तरीके से कृत्य में पाए जाते हैं कि उन्हें न्याय देने के बजाय उन्हें
दूसरे रूप में लेते हैं, तो उनके खिलाफ भी जांच करके उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। और जब तक इस तरीके का होगा नहीं, क्योंकि घटनाओं पर रोक तभी लगेगा जब हम कड़े कदम उठाएंगे। तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, जांच करके उस जितने भी लोग उसमें शामिल हैं उस पर होना। इसलिए मैंने कहा कि अब पुलिस हो या कोई अधिकारी कर्मचारी हो, अब समाज के बीच में उन्हीं को भेजा जाए जो, अब विज्ञान का समय आ गया, वैज्ञानिक रूप से जब डॉक्टर रिपोर्ट लगा दे तब कि मैंने ये वाकई में पूरा सामाजिक है, समाज की सोच के समाज के साथ खड़ा। जैसे कल डीजीपी ने बोला कि भाई जब कोई पीड़ित, कोई गरीब आदमी जाए, गांव का आदमी जाए, सामान्य नागरिक जाए और थाने को मंदिर समझे, उसके मन में भाव रहे कि ये मंदिर है, भगवान का दरबार, हमें इससे आशीर्वाद और न्याय मिलेगा, मतलब हमें सुरक्षा मिलेगा। और अपराधी जब जाए तो उसे लगे कि श्मशान घाट है। तो ये दो चीज़ें तभी हो सकती हैं जब उस सोच के अधिकारी जाएं। तो इस सोच को बदलने के लिए अभी तो हम लोग, इसीलिए तो कहते हैं कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का निर्माण इसीलिए हुआ कि जो सत्ता के सताए गए लोग हैं वो निर्बल हैं, जो सत्ता के साथ सुरक्षा है। मैंने तो कल बताएंगे भाई, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या नेता या किसी भी वीआईपी के ड्यूटी में जो सुरक्षा कर्मी लगता है वो साइको टेस्ट होकर लगता है। तो जो इस देश को जन्मदाता है, जो वोट दबाता है, जो इस देश के सरकार का निर्माण अन्नदाता है, अन्नदाता ही क्यों सताया जाता है? तो भाई अन्नदाता ही वोटर को भी तो उसी तरीके से सुरक्षा न्याय की ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग गए। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, अब मैं आगे जैसा जैसा रहेगा समय आने पर आप लोगों के सहयोग से और इसी तरीके जन समर्थन मिलता रहेगा तो भारतीय राजनीति में बहुत परिवर्तन होगा। मैं दोषी पिछली सरकारों को दूंगा कि बहुत लंबे समय तक, एक बात मैं बताऊं कि देश में हमें राजनीति में आने का मतलब कोई शौक़ नहीं था। इस दर्द को, देश की इकोनॉमिक जो है कि जब अंग्रेज इस देश से भाग आए थे तो 1 रुपये का बिस्कुट 20 डॉलर में पाते थे। मुग़ल आए थे तो 30 गुना हम अमीर थे और 30 गुना वो गरीब थे। अंग्रेज आए तो हम 20 गुना अमीर थे अंग्रेज़ों से, 20 गुना गरीब थे। जब जाने लगे तो 1 रुपये का बिस्कुट 1 डॉलर में पाने लगे। और आज एक अंग्रेज आता है, 1 डॉलर देता है, 76 बिस्कुट पाता है। ये 76 गुना रुपये कैसे चला गया अमेरिका? कैसे हमारे साथ? जब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी तो मैं तो अभी जब आऊँगा, बैठूँगा पार्टी के साथ, अभी मोदी जी से तो कहूँगा कि जब से आए तब से डॉलर तो स्थिर है, घटा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा बटन दबाया, 5 गुना हमारा डॉलर अमीर हो गया, हम गरीब हो गए। तो ये कौन सा बटन लगा? कौन सी पार्टियाँ काम कर रही थी इकोनॉमिक पॉलिसी में? कौन चौकीदारी कर रही थी कि देश का जो अंग्रेज नहीं लूट पाए, इकोनॉमिक पॉलिसी से, नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है? अभी नहीं है तो अभी तभी तो डॉलर का रेट ब्रेक हो गया। नहीं तो हमेशा कितना तेज डॉलर बढ़ता था, हम कैसे घटते थे। जब से आए तब से तो ब्रेक लगा हुआ, बहुत ब्रेक लगा हुआ। तो हमें तो अभी तो चूँकि 2 साल से हूँ उनके साथ, अभी तो बैठूँगा ना, अब बैठना शुरू होगा कि अंदर की बातें कैसे होगा। जो भी समस्याएं होंगी उसको ज़रूर उठाऊँगा और कोशिश करके उसे लागू कराने की कोशिश करूँगा। तो ये थे संजय निषाद। उन्होंने अपने सभी मुद्दों पर बात की, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे, किन मुद्दों के साथ बीजेपी से गठबंधन किया है, सभी सवालों के इन्होंने जवाब दिए। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप।